दोस्तों, जीवन चुनाव का नतीजा है। जो चुनाव आज हम करते हैं वही चुनाव हमारा कल बनाता है। सिमिलरली, जब आप म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं, जो चुनाव आप उसमें करते हैं, जो भी डिसीजंस आप म्यूचुअल फंड खरीदने के दौरान लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो जो भी ऑप्शन आप ऑप्ट इन करते हैं जो आपकी नीड और आपके रिक्वायरमेंट को सूट करता है, तो उसके बेसिस में ही आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा या तो पैसे बना सकते हैं या तो कम से कम पैसे बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपको शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे डिलेमास जो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फेस करते हैं जब म्यूचुअल फंड खरीदने की बात आती है, कि बेसिकली कौन से ऑप्शन में वो ऑप्ट इन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिलेमा नंबर 1 दोस्तों वो ये है कि ग्रोथ ऑप्शन लिया जाए कि डिविडेंड ऑप्शन। जब कोई ग्रोथ ऑप्शन लेता है तो उनकी कैपिटल एप्रिशिएट होती है और जब वो विड्रॉ करते हैं तभी उन्हें विद एप्रिसिएशन जो भी उनका फुल एंड फाइनल अमाउंट रहता है वो मिलता है। बट जब डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो हमें एक रेगुलर एनुअल बेसिस में एक प्रॉफिट अमाउंट शेयर होती है। बट केयरफुल गाइस, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हमें मिलता है ना, जस्ट लाइक इन अ शेयर, जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो जो डिविडेंड डिक्लेयर होती है उससे ये एकदम अलग है। बिकॉज जब म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड डिक्लेयर होती है ना, तो उतने ही परसेंटेज से एनएवी भी गिरती है। मतलब यहाँ पर हर साल प्रॉफिट एक तरीके से शेयर किया जाता है इन द डिविडेंड ऑप्शन। तो आपको बस यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। देखिए, अगर आपकी नीड रेगुलर इनकम की है ना, तो आप डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं, और वो भी इक्विटी फंड से नहीं, आप हाइब्रिड फंड से, ओके, जो एक कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का, हाइब्रिड फंड से आप डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट करके रेगुलर इनकम ले सकते हैं। बट देन आज अगर हम देखें दोस्तों, डिविडेंड ऑप्शन से भी ज़्यादा बेटर SWP ऑप्शन होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल, जहाँ पे आप फिक्स्ड अमाउंट हर साल या हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली के बेसिस में आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो बेटर देन द डिविडेंड ऑप्शन। नंबर 2, बड़े फंड में इन्वेस्ट करें कि छोटे साइज के फंड में। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, साइज डजंट मैटर्स इन म्यूचुअल फंड। भले जो XYZ फंड है जहाँ पर मान के चलते 20,000 करोड़ रुपए फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो वो फंड बहुत अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस में ही अपने फंड को सिलेक्ट करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव वो उसकी AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बड़ी है या उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है। तो परफॉर्मेंस की जब बात आती है ना, तो आपको यही देखना चाहिए कि उस फंड ने हर एक मार्केट साइकिल में कैसे परफॉर्म किया है और क्या वो लॉन्गर टेन्योर में कंसिस्टेंट रहा है। अगर वो लॉन्गर टेन्योर में कंसिस्टेंट नहीं रहा है ना, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। बट अगर आप देख रहे हैं कि उसका हर मार्केट साइकिल में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, कंसिस्टेंसी अच्छी रही है, राइट, जो वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है वो भी अच्छा है, तो उसके बेसिस में आपको एक्चुअली फंड लेना। नंबर 3, एग्जिस्टिंग फंड्स में जाए या न्यू फंड ऑफर में। यहाँ पर दोस्तों न्यू फंड ऑफर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने इन्वेस्टरों को, अपने क्लाइंट्स को पिच करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे का कारण रहता है कि वो बहुत ही लुक्रेटिवली पोजीशन रहता है फ्रॉम द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज एन इन्वेस्टर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो ना, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं, उसने, जैसे कि मैंने कहा, कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रही है, हर मार्केट साइकिल में उसने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये ऑब्वियसली आपको न्यू फंड ऑफर में नहीं पता चलेगा, उसका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं रहता है। तो मेरा तो यही सजेशन रहता है कि आपको हमेशा प्रूवन फंड्स में ही ऑप्ट इन करना चाहिए जिसकी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहती है। डिलेमा नंबर 4, सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करें या डाइवर्सिफाइड फंड में। दोस्तों देखिए, अगर आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो फिर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि सेक्टोरल फंड में एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। बिकॉज जैसे कि अगर हम इस साल में देखें, मतलब 2020 में फार्मा कंपनियों ने बहुत अच्छा किया। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पर जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें चालू है, उसके पहले अगर फार्मा कंपनियों में इन्वेस्टर्स ने स्टॉक्स खरीद के रखी थी तो उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा अभी तक बना लिया है ऑलरेडी। बट जैसे ही वो चीज़ सैचुरेट हो जाएगी, वहाँ से अभी आगे ग्रोथ अगर नहीं रहती है तो उन्हें उस टाइम पे एग्जिट भी करना चाहिए। मतलब ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर स्पेसिफिक रहेगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये रिकमेंड करूँगा जो
उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो फिर एफएमसीजी हो, फार्मा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर आप उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं तो ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और दूसरी चीज़, आपको बहुत उसको एक्टिवली खुद से मैनेज करना पड़ेगा, एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम। तो ये अगर आप कर पाएंगे तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और वो भी मैं रिकमेंडेशन ये दे रहा हूँ कि आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो का जो पार्ट है उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। मतलब एक होता है कोर पोर्टफोलियो, एक होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो सैटेलाइट में मान के चलते आपने 30% ऑफ योर इन्वेस्टेबल सरप्लस का एलोकेशन रखा है, तो 30% का ही एलोकेशन आप ऐसे सारे सेक्टोरल फंड्स की तरफ रखिएगा। कोर में आप डाइवर्सिफाइड ही रखिएगा। बिकॉज देखिए दोस्तों, डाइवर्सिफाइड का फायदा क्या है, जैसे कि डाइवर्सिफाइड एज अ नेम सजेस्ट, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर जिस इंडस्ट्री में आगे चलकर अभी स्कोप नहीं है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, तो फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन है कि वो वहाँ से उसको दूसरे इंडस्ट्री में स्विच कर सकते हैं, वाइस वर्सा। जैसे अगर वहाँ पर ग्रोथ कम हो रही है तो उसको प्रॉफिट बुक करके वो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते। तो मतलब यहाँ पर फुल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम फंड मैनेजर के पास होने के वजह से वो ये डिसीजन ले सकते हैं। अनलाइक इन अ सेक्टोरल फंड जहाँ पर एक ही सेक्टर में सारे एक ही सेक्टर के स्टॉक्स उस फंड में हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी फ्रीडम फंड मैनेजर के पास रहेगा नहीं। उस फंड मैनेजर को वही उसी इंडस्ट्री में पड़े रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलोकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप कितना एलोकेशन रख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ रखिएगा, और कुछ एक सर्टेन एलोकेशन जिस इंडस्ट्री को आप अच्छे से समझते हैं और एंट्री एग्जिट टाइमली आप कर सकते हैं, तो ही आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो का एक सर्टेन पार्ट सेक्टोरल फंड्स की तरफ रखिएगा। डिलेमा नंबर 5, डायरेक्ट प्लान में जाए कि रेगुलर में। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि अभी म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके के प्लान्स होते हैं। सो डायरेक्ट में अगर हम देखें रेगुलर के मुकाबले, एनएवी का जो दाम रहता है वो कम रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है रेगुलर प्लान में वो डायरेक्ट प्लान में नहीं होती है। तो उस वजह से एक 0.5% का फ़र्क आता है, डिपेंड करता है फंड टू फंड। बट अगर हम देखें लॉन्ग टर्म इफेक्ट कंपाउंडिंग के कारण फ़ायदा ज़्यादा होता है डायरेक्ट प्लान में इन कंपैरिजन टू अ रेगुलर प्लान। बट यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में ऑप्ट करने से सारी चीज़ें फिर आपको ही मैनेज करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, जब आप फंड सिलेक्शन करते हैं, मान के चलते आप गूगल में गए, आपने गूगल में सर्च किया टॉप 5 फंड्स, उसके बेसिस में आपने डिसीजन ले लिया और अभी आपने उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। दोस्तों, आज जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है ना, कोई ऐसी गारंटी नहीं, कोई ऐसी ऐसा कोई स्टैम्प मार के ये आपको बात नहीं एश्योर करके देगा कि वो फंड आने वाले 5 साल या 10 साल तक टॉप में ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप उसको रिव्यू करते हैं, आप मॉनिटर करते हैं, अगर आप टाइमली स्विच करते हैं, या जो भी डिसीजन फंड में आपको लेना रहता है ना, अगर आप वो ले पाते तो ही आपके लिए डायरेक्ट प्लान सूटेबल है। बट अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते, अगर आप जानते हैं खुद आपकी आदत कैसी, आप ये सारी चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो बेटर है आप किसी को एंगेज कीजिए, किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए जो आपको रेगुलर प्लान के तहत रेगुलर सर्विसेज भी देगा और आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेगा और आपको गाइड करेगा। बिकॉज आधा % बचाने के चक्कर में प्रॉबेबली हम लॉन्ग टर्म में शायद बहुत ज़्यादा 1-2% या 3% का नुकसान खा ले। तो डायरेक्ट और रेगुलर में ऑब्वियसली डायरेक्ट बहुत सूटेबल है, बट वो डिपेंड करता है, एज आई सेड इट्स इन्वेस्टर स्पेसिफिक। अगर आप उसको मैनेज कर पाओगे खुद से तो ही आप फिर डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट कीजिएगा। बस दोस्तों, देखिए म्यूचुअल फंड्स जब आप खरीदेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स आज मैंने बताए, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इसका अगर आप बराबर से ध्यान देकर आप अपनी नीड के हिसाब से ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सो मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ औरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके मेरा और उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।